कल के क्लास तक ना हमने आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया था और मैंने बार-बार बोला था कि मैं अभी मैथमेटिक्स पे फोकस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने वो क्लास स्टार्ट किया था, ठीक है? तो आज से ना हम लोग अपना जो एक्चुअल जो सिलेबस है कोर्स का, वो स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 1 हमारा आज है और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट। और मैं आज तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा और कूलॉम्स लॉ मैंने आपको कल जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें थोड़ा-सा बताया है, तो उसको मैं यहाँ पे भी फिर से स्टार्ट करूँगा। आज नहीं कर रहा हूँ, आगे जब आएगा वो टॉपिक, तो मैं फिर से आपको बताऊँगा, ठीक है? तो आपको जो भी डाउट्स रहेगा आप अनम्यूट करके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। आप बेटर होगा कि आप लोग इंटरैक्टिव रहिए तो मेरे लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि जो टॉपिक है ना थोड़ा-सा डिस्कस करने वाला टॉपिक है, तो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह हम पूछेंगे तो आप लोग पूछेंगे नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? देखिए, आप लोग अभी सब 10+2 लेवल क्रॉस करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? कॉलेज लेवल फिजिक्स में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिए कि जैसे अनम्यूट कर रहे हैं ना तो बैकग्राउंड नॉइस ना आए, जो भी अनम्यूट कर रहे हैं। अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो आप म्यूट करिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग अभी बेसिकली 10+2 लेवल से कॉलेज लेवल फिजिक्स में जाना चाहते हैं। जब आप कॉलेज लेवल फिजिक्स में, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक आप लोगों ने बेसिकली मैकेनिक्स देखो उसका मत हो उसका केस पे नीचे खराब हो गया ना। आप अनम्यूट कर लीजिए ना जो भी है। तुरंत निकाल दे, पीछे में एक भर थे लेकिन तुरंत निकाल दे, देख के हवा खींची था सिरवाज से टेक लो शायद। ओके, तो देखिए ठीक है, तो आप लोग अभी 10+2 लेवल में हैं और आप लोग अब जो है 10+2 लेवल से कॉलेज लेवल फिजिक्स में जाएंगे। आप बीएससी कोर्सेज, बीटेक कोर्सेज ये सब करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या है ना, अभी 10+2 में आपने क्या पढ़ा? आपने एक टॉपिक पढ़ा मैकेनिक्स पर, ठीक है? वो आपने 11th में पढ़ा। आप 10+2 लेवल पे आप लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म आप लोग 12th में पढ़ा। ऑलराइट, ये आपने पढ़ा। अब हम जब कॉलेज में जाएंगे हम क्या करेंगे कि पहले जब कॉलेज में आप लोग जाएंगे जहाँ पे भी पढ़े जिस भी कोर्सेज में, तो पहले आप इनका ना एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे, जब ये एडवांस वर्जन हो जाएगा ना तो इन्हीं दोनों का आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इनका जो एप्लीकेशन है ना वो दूसरे सब्जेक्ट जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, आप यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए रहते हैं, आप उसको फिर उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट्स आपको वहां पे देखने को। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो दो टॉपिक है ना मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये है कोर ऑफ द फिजिक्स। ये दो टॉपिक अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं ना तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है? और स्पेशली ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम जो 10+2 लेवल पे ही जो पढ़ रहे हैं ना उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट होता है। फिर जो कोर्स में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले वही आप जब कभी एमएससी में गए, ठीक है, फ्यूचर में अगर आप कभी नेट वगैरह का एग्जाम देके आए थे जेल वगैरह का, तो वहाँ पे भी यही सब जो हम 10+2 लेवल पे पढ़ रहे हैं उसी को पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ यही होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टॉपिक है ना इसमें इसका मतलब है कि देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या इलेक्ट्रोस्टेट है। यहाँ पे क्या है, चार्ज मूव नहीं करता है, ठीक है? हम ये कंसीडर करते हैं कि चार्ज क्या है, स्टेशनरी है, बट जब चार्ज मूव करेगा तो वो रेडिएशन इमिट करता है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे सामने आती है, उनको हम लोग बेसिकली देखते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तक पढ़ेंगे ना वो सिलेबस सेम ही रहता है। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि हम हमारा जो सिलेबस है 11th और 12th का वो कोर होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना 11th 12th का सिलेबस, तो आप फिर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं फिजिक्स में। तो अब हम लोगों को बहुत कहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे सिलेबस में है, हमारे एग्जाम पे, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करें। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे काम की चीज है यहाँ पे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ने के लिए ना हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली होगा क्या, चार्ज आपका मूव करेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी चार्ज कंसीडर करके उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, वही चार्ज जब मूव करने लगेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये होगा हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिज्म वगैरह की प्रॉपर्टी भी हमारे सामने आएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना उसका यूज क्या होने वाला है हमारे लाइफ में, हमारे फ्यूचर में, हमारे पढ़ाई में। चाहे आप बीटेक करने जाएं, चाहे आप बीएससी करने जाएं, चाहे आप कोई सा भी कोर्स करें, आप बीटेक में भी जाएंगे तो आपका फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे आप यही सब टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सब वहाँ पे आपके सामने आएगा। ठीक है, तो और भी किसी को कुछ पूछना है अगर बीच में, अगर तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड से इलेक्ट्रोस्टेट, अब हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, मैंने आपको कल भी बताया था, पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नेटोस्टेट। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना इलेक्ट्रोस्टेट मैग्नेटोस्टेट के बीच में, वो ऑप्टिक्स के थ्रू होता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिक जो है आपको फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे आपने आपको शायद उन्होंने बताया भी होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह कैसे फॉर्म होता है क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये सिमिलरली कुछ ऐसा ही है। तो मैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक हाथ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे हमको क्या कंसीडर करना होगा, मैंने आपको कल भी बताया था और कुछ पुराने लेक्चर्स में भी ये चीज बताया। स्टैटिक का मतलब क्या है ना, कि जो बॉडी रहेगा या जो चार्ज रहेगा, मैटर बोल सकते हैं आप, स्टेशनरी। तो हम लोग क्या है, हमारे केस में जो बॉडी या मैटर जो है ना वो चार्ज, हम लोग क्या करेंगे, चार्ज यहाँ पे स्टेशनरी होगा। कभी भी किसी वर्ड्स में किसी भी वर्ड में स्टैटिक आ रहा है उसका मतलब होता है कि जो बॉडी मैटर इटसेल्फ इज स्टेशनरी। तो हमारे केस में क्या है कि हमारा जो मैटर है या बॉडी है वो चार्ज है, तो हमारे केस में क्या होगा, चार्ज स्टेशनरी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टेट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टेट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटरेस्ट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं कोर ऑफ द फिजिक्स, ये टॉपिक अगर आप जान रहे हैं और फिजिक्स का कोई भी टॉपिक अगर इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है, आपको सब कुछ अच्छे से आ रहा है, ये दो टॉपिक मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो आप कोई भी टॉपिक जैसे आजकल रिलेटिविटी हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ये सब स्टैटिक मींस, हाँ सही 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 बोल रहे हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज टेस्ट। अब देखिए इस डेफिनेशन में हमारे जो टर्म्स आ रहे हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे जो टर्म आ रहा है, हम बार बार चार्ज की बात करते हैं कल से, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं उसको थोड़ा सा समझने की, थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्राम ज्यादा आपको बनाते हुए एरो वाइज आपको कम, आप लोग अगर साथ में लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको पीडीएफ में शेयर क्लास के बाद, क्लास के 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ दे दिएगा। तो जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है हमको समझना पड़ेगा। देखिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है। ठीक है, इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस से ही हमारा यूनिवर्स चलता है। कुछ होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, एक होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। तो हमारा जो यूनिवर्स है ना इन 4 फोर्सेस के अराउंड चलता है। ठीक है, तो
आप लोग कभी पढ़े होंगे कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आप लोगों ने कभी देखा होगा या पढ़ा होगा। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में बेसिकली बात क्या रहता है, अभी क्या देखते हैं हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स का हमारे लिए अलग एक्सप्रेशन है, वीक फोर्स का अलग एक्सप्रेशन है। अब ये दोनों तो आप जान नहीं रहे हैं, आप ग्रेविटी के बारे में जानते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ क्या है। देखिए ग्रेविटी में आप क्या लिखते हैं, फोर्स का एक्सप्रेशन होता है G(m1 m2 अपॉन r), ठीक है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या लिखते हैं, F इक्वल टू कर देते हैं K Q1 Q2 अपॉन r। तो देखिए अभी हमारे पास ऐसा कोई थ्योरी नहीं होता है ना, हमारे पास ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है कि हम ये दोनों फोर्स को क्या करें, मर्ज करें, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये दो फोर्स कर सकता है, बट ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हमारे पास तो दो और फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक। तो कभी ऐसे मतलब ऐसा बोला गया कि एक ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जो हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन हो। अभी हमारे पास क्या है कि ग्रेविटी का अलग एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सारे के सारे फोर्स एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए? अगर वो ऐसा हो गया तो उसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में कंसीडर करते हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में यही बोला जाता है कि चारों फंडामेंटल फोर्सेस जो है यूनिवर्स में, उन सबका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब एक ही एक्सप्रेशन से आप कोई भी फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फोर्सेस होते हैं ना, इनका ओरिजिन अलग होता है, इनका रेंज अलग होता है, इनका क्वांटा अलग होता है। एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्वांटा। क्वांटा का मतलब ये होता है, जैसे देखिए दो बॉडी है, मान लीजिए आप दो पत्थर रखे हैं, आप दोनों पत्थर में अगर आप ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन कराना चाहते हैं ना, तो वो उसके मासेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटा ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, वो ग्रेविटॉन बोला जाता है। बट आप वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटी फोर्सेस आपके कहीं ना कहीं मासेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में क्या हो रहा है, आपके जो फोर्सेस है ना, वो Q1 Q2 मतलब चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, आपके पास ऐसा कुछ फोर्स होना चाहिए कि आप ये सभी एक्सप्रेशन को ना एक साथ लिख सकें। तो यही स्टीफन हॉकिंग ने बोला था, ठीक है। तो दूसरी चीज, तो हमको क्या समझना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है कि कोई भी दो बॉडी है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, के बीच में अगर मान लो ईएम फोर्स लग रहा है, ईएम फोर्स इंटरेक्ट करने के लिए जो एक्सचेंज होगा, देखिए मैंने क्या बताया आपको, दो पत्थर को आप एक दूसरे से ठोक रहे हैं से, उनमें इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, मासेस का इंट्रैक्शन होता है, मासेस शेयर हो रही है, ठीक है, मास एनर्जी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके चार्जेस शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या था। हम लोग का कहना है कि कोई भी फोर्स है ना, उनमें इंट्रैक्शन का एक मीडियम होता है, एक कुछ मैटर होता है जो एक्सचेंज होता है इंट्रैक्शन में। तो हमारे केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो इंट्रैक्शन का जो सोर्स है, क्या कहना चाहिए मैटर है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले लिखता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री particles of matter, लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, which gives rise to the electric force between various objects। डेफिनेशन तो एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लाइन बताते जाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, जो वर्ड्स मैंने इसमें यूज कर दिए हैं उसका मीनिंग क्या है। जो अननेसेसरी मैं बीच में लिख रहा हूँ ना, उसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा मत सोचिए, तो नोट्स एकदम प्रॉपर मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि मैं बीच में लिख रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है सॉफ्टवेयर का होता, कोई इशू नहीं। देखिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स में हमारे एक्सचेंज पार्टिकल्स। हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। वो अब यहाँ पे देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी, जैसे कोई भी इंसान है,
इंसान है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि वो ऑनेस्टी हो सकता है, वो ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, कुछ लोग लायर हो सकते हैं, तो ये उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्या है ना कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है ना? तो इनका कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इनका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है चार्ज, -e होता है, इसमें +e होता है, इस टाइप से हम बताते हैं ना। तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना, उन सबका कुछ न कुछ चार्ज होता है, ठीक है। तो हम चार्ज कैसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये इतना वर्ड्स आपको समझ में आया। अब आगे ये क्या कर रहा है, ठीक है। Intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to the electric force between various objects। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है आपके पास। अगर इनमें मास का इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों में मास एक्सचेंज हो रहा है, तो वो ग्रेविटी फोर्स को जनरेट करेंगे। मतलब ये कहेंगे हम कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है। अगर वो चार्जेस एक्सचेंज कर रहे हैं ना, चार्जेस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स वहां पे लग रहा है, ठीक है। तो हमारा यही है, जैसे हम क्या है कि कल आपको कुछ क्वेश्चन कराए, जैसे आपको स्क्वायर शेप में आपको चार्जेस दिए हुए थे, हम कह रहे थे कि यहाँ पे आप फोर्स निकालिए। तो हम जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को कंसीडर करते हैं ना, इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं k q1 q2 ऑन आर स्क्वायर, ये रखते हैं ना। मतलब हम तो q1 पे निकाल रहे हैं, लेकिन q2 को तो कंसीडर कर रहे हैं ना। q2 को कंसीडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ना, उस इंटरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों चार्जेस को कंसीडर करते हैं। अब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम दोनों मासेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये अकेले नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही यहाँ पे पार्टिकल है और वो इंटरेक्ट अपने आप से करता रहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटरेक्शन के लिए उसको दो पार्टिकल का रहना, मिनिमम दो पार्टिकल का रहना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा चार्जेस के बारे में डेफिनेशन हो गया। अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है बीच में, आप लोग इंक्लूड करिए अपने आप को और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज आपको बताया यहाँ पे, लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया। अब देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, हम फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इसको कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी हम कभी भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका नेचर क्या है, वो वेक्टर है कि स्केलर है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका यूनिट तो डायमेंशन पता होना चाहिए, ये चीज हमको, इतना तो हमको पता ही होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि चार्ज पढ़ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी कैसे है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हैविंग, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, नो डायरेक्शन, देखो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्यों है स्केलर, कोई बता सकता है क्या? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, कोई भी आप अनम्यूट करके कोई भी बताइए। सर जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर होती है ना? यस सर। तो आप मुझे बताइए कि क्या वेक्टर का सिर्फ कितने ही डेफिनेशन है? बस दो ही प्रॉपर्टी होना चाहिए वेक्टर में, ये एक और कुछ होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था ना एक प्रॉपर्टी अलग से, बार बार हम ट्रायंगल जैसे कुछ बना रहे थे, क्या था वो? देखिए जो वेक्टर्स होते हैं ना, में वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही है, लेकिन वो क्या होता है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। जो लॉ होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, कल हम आपको बता रहे थे ना कि दो वेक्टर अगर ऐसे हैं इस डायरेक्शन में, स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, तो हम फोर्स को ही ऐड कर पा रहे थे ना, ऐसे फोर्स को ऐड कर पा रहे थे हम, हेड और टेल की बात कर रहे थे, तो वो सिर्फ वेक्टर में पॉसिबल है। अगर मैं
स्केलर में अगर बोल दूं आपको, अगर मैं बोल दूं कि चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो मेरे को तो पहले यही नहीं पता रहेगा कि डायरेक्शन, जब स्केलर में डायरेक्शन ही नहीं रहेगा तो हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन कैसे लगाएंगे? समझ पा रहे हैं ना? तो वेक्टर का डेफिनेशन जब आप कभी भी बताए ना तो वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, आपने जो बताया ना ठीक है वो, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। वेक्टर के डेफिनेशन में आपको ये बताना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction and also follows the triangular law of addition, that is called the vector। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और जो स्केलर होगी उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब देखो कोई मुझे बताओ कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी आप जो बोल रहे थे बताइए आप, मैग्नीट्यूड क्या है? चलिए अगले क्लास में ना मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ मैग्नीट्यूड। आप लोग मुझे मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्सप्लेन करिए। अगर मैं कोई वेक्टर लिख दे रहा हूँ, हम लोग लिख दिया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं वो तो कोई भी आप लोग बता देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो भी आएगा। बट वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, आप अगले क्लास में बताइएगा, ये आपका होमवर्क। तो मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ। इस स्लाइड में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, तो हम क्या बोले कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा ना तो उसका आपको उसका नेचर पता होना चाहिए कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसका आपको आपको यूनिट डायमेंशन वगैरह पता होना चाहिए। तो हम तो नेचर तो यहाँ पे बता दिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट के बारे में बात करें तो चार्ज का जो यूनिट होता है ना, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है। इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। चार्ज का यूनिट हो गया कूलॉम हो गया। अब किसी को कुछ डाउट आ रहा है? सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना? कोई बताइए मुझे, तो कुछ मैसेज ही नहीं कर पा रहा है। मैसेज किसी ने किया है यहाँ पे। आई थिंक मैग्नीट्यूड मीन साइज, तो मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे कि वो साइज ही है। बट फिजिकली क्या दिक्कत? साइज कोई फिजिक्स में कोई वर्ड होता है साइज? रियल लाइफ में वर्ड है ना साइज। फिजिक्स में क्या होता है ये मेरे को बताइए। कल आप लोग बताइए, अभी बता दीजिए कोई भी। और आप लोग अनम्यूट करके बात करिए भाई, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप लोग से बात नहीं होगा ना तो कुछ क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ। इस स्लाइड में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या देख लिया कि हमारा जो फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, 4 फोर्सेस हमारे यूनिवर्स में। हमने उसमें से एक फोर्स को पढ़ने का ब्यौरा हमने उठाया अगले 2 महीने के लिए। वो फोर्स है हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स अब जब हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि उस फोर्स में इंटरेक्शन क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या किए कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स से स्टार्ट किया। ठीक है, अब चैट में कोई भी सब लोग बताइए कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है, बताइए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पहले बात किया। 4 फंडामेंटल फोर्सेस में हमने थोड़ा सा ग्रेविटी का डिस्कशन किया, जो कि क्लास 11 में था। क्लास 11 का हमको कुछ पढ़ना नहीं, हमको 12 का पढ़ना है। तो हमने क्या किया कि हमने उठाया डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स के बारे में हमको 2 महीने तक, अगले 2 महीना सिर्फ वही फोर्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, अब उस फोर्स के बारे में बात करना है तो हमको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई भी 2 बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स के थ्रू अगर इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उनमें क्या एक्सचेंज हो रहा है? उसको एक्सचेंज हो रहा है ना। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कभी नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, कभी कभी कोई पैसा एक्सचेंज कर लेता है तभी बात करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज एक्सचेंज हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमको पता चला कि चार्ज एक्सचेंज हो रहा है। चार्ज एक्सचेंज हो रहा है तो हमने जानने की कोशिश किया कि भाई ये चार्ज होता क्या है। चार्ज का हमने डेफिनेशन बताया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, और जो भी हमने आपको बताया था कि जो
into the property of the elementary particles of matter which gives rise to the electric force between various objects. ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने क्या बोला कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, तो वेक्टर स्केलर का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया आपको, ठीक है। उसके बाद हम अब इस स्लाइड में पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये कितने टाइप के होते हैं, ये हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये ना दो टाइप के होते हैं, मतलब दो अलग अलग नेचर होता है। ये जो दो अलग अलग नेचर है ना, क्या होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस, होता है आपका नेगेटिव चार्जेस। ये एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया, फ्लेमिंग ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उस एक्सपेरिमेंट में उनको पता चला कि चार्जेस दो अलग अलग नेचर के चार्जेस हमको मिल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने दो चार्ज बोल दिया कि चार्ज दो टाइप होते हैं। आप लोग चैट में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं, आपको टॉपिक थोड़ा बताते जाइए हमको, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, और कैसे पता चलता है कि कोई भी बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें कि नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, कई बार बच्चे इसको बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखो फ्लेमिंग ने जो एग्जांपल दिया था ना, डायरेक्ट एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए एक ग्लास रॉड है आपके पास, ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है आपके पास। उसको आप क्या कर रहे हैं कि सिल्क में नहीं ऐसा नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वो तो ठीक है, लेकिन अभी देखिए हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, आप थोड़ा सा देखिए। आपके पास क्या है कि एक ग्लास रॉड है, उसको आप एक सिल्क लेंगे, कपड़ा वगैरह, ये आपका सिल्क है, ये आपका ग्लास रॉड है। देखो क्या होता है ना, आपने कभी देखा होगा कि आप अपने दोनों हथेली को रगड़ने लगेंगे ना, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। आप कभी क्या करेंगे कि मतलब फ्रिक्शन हो रहा है ना, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है आपके हाथ का। आप अभी पेन को अपने बाल में खींच के देखिए, तो कागज का टुकड़ा उठा के देखिए तो वो भी उठने लगे, ठीक है। तो वो क्या रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन के कारण ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ग्लास रॉड लिए और उसको सिल्क में रगड़ दिए, फिर हम देख रहे हैं कि उसमें तो मतलब अट्रैक्शन होने लग रहा है। मतलब आप क्या करेंगे कि सिर्फ रॉड को अगर सिल्क के पास ले जाएंगे, देखेंगे तो चिपकने लग जा रहा है। तो आपको पता करना है कि अब देखिए दो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कि उनमें अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये मैंने आपको कल बताया था। तो आप पता कैसे करेंगे कि सिल्क पॉजिटिव है कि ग्लास रॉड पॉजिटिव है, तो ये मतलब पता चेक करना पड़ेगा ना भाई, इसका कुछ फैक्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सिल्क पॉजिटिव हो गया कि ग्लास रॉड पॉजिटिव हो। तो आपको पता करने के लिए ना एक थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको पहले नेगेटिव चार्जेस का भी एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर उस थ्योरी पर डिस्कस करूंगा और इसी स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमको कैसे पता चलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, चार्ज डेवलप ऑन ए glass rod, charge developed on a glass rod when rubbed with silk। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, अगर मैं अभी समझा दूंगा आपको तो याद नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप ग्लास रॉड को सिल्क में रब कर रहे हैं ना, तो जो चार्ज ग्लास रॉड पे डेवलप हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, उसका भी कुछ एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने ग्लास रॉड और सिल्क का रबिंग हुआ था, तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर,
प्लास्टिक रॉड रब्ड विद पर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चार्जेस चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये तो मैं आपको बता दिया कि भाई आप ग्लास रॉड लीजिए और सिल्क लीजिए और दोनों को रब करिए, तो ग्लास रॉड पे तो आपका जो चार्ज आ रहा है वो क्या होगा, आपको पॉजिटिव चार्ज होगा। बट ये कैसे पता चल रहा है कि पॉजिटिव होगा, मैं बोल दिया तो मान लोगे, उसको ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। उसको समझने के लिए हमारे पास क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका मैं थोड़ा सा थ्योरी लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग रबिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म, आपको लिखना है अभी तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं पीपीटी शेयर करूंगा। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑब्जेक्ट विथ लोअर वर्क फंक्शन, ये मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है वर्क फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट हायर वर्क, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हमको क्या कहते हैं, क्या पता चलता है, कलर चूज करने में आपको काफी टाइम लग रहा है, कल प्रैक्टिस करना होगा। देखो हमने आपको एग्जांपल दिए, दो एग्जांपल दिए पॉजिटिव चार्जेस के और नेगेटिव चार्जेस के, ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होगा। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद लोअर वर्क फंक्शन टू अनदर ऑब्जेक्ट विद हायर वर्क फंक्शन। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आप रब कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जब इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में, तो जो जो शेयरिंग जहाँ वहाँ पे जो शेयर होता है वो होता है चार्जेस का, हम लोग चार्ज शेयर करते हैं, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कोई बताइए कि इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे हो रहा है, यहाँ तो चार्ज होना चाहिए। हम लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी चार्ज होता है, दैट इज 1.6 माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज इसमें होता है। तो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में, यहाँ पे ग्लास रॉड और सिल्क के बीच में, तो वो चार्ज ही शेयर हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग रबिंग क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द विथ लोअर वर्क फंक्शन टू अनदर ऑब्जेक्ट विथ हायर वर्क फंक्शन। अब समझना पड़ेगा कि भैया ये वर्क फंक्शन क्या है। देखो वर्क फंक्शन जो है ना, ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अभी तो हम पढ़ नहीं रहे, तो अभी भी मेरे को समझाना पड़ेगा। देखो कोई भी एटम है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट मैंने बना दी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको बाहर निकालना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, एनर्जी रिक्वायर्ड, वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बस कुछ वैसा ही है, जो बाइंडिंग एनर्जी को जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी वर्क फंक्शन जैसा ही है, वर्क फंक्शन भी सिमिलरली कहीं ना कहीं वैसा ही है। आपको अभी वर्क फंक्शन एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना, वहां अच्छे से आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी, आप बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू इसको समझ सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है टॉपिक का, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा, मतलब हमको उतना ज्यादा यहाँ से एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए।
तो हम क्या कह सकते हैं कि लोअर वर्क फंक्शन मतलब क्या हो गया, लोअर वर्क फंक्शन मतलब हो गया कि लेस बाइंडिंग एनर्जी, और हायर वर्क फंक्शन का मतलब हो गया हायर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमारा लेस बाइंडिंग एनर्जी टू हायर बाइंडिंग एनर्जी। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे ग्लास रॉड है, यहाँ पे सिल्क है, ठीक है, तो ग्लास रॉड और सिल्क में से किसमें हमको बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ये मुझे बताओ। ऑब्वियसली ग्लास रॉड जो है उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैं हायर के लिए ये एरो यूज कर रहा हूँ, अपर एरो। जो सिल्क होगा, सिल्क का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो कम होगा। मतलब देखो, आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्लास रॉड की डेंसिटी है ना बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिल्क में ऐसा नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा ना कि हमको, हमने क्या बताया कि लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में चार्ज जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो अब ये लोअर हमने अब हमको पता चला इस एग्जांपल में कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो अब बताओ, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी लेस है ना, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, हायर बाइंडिंग एनर्जी में नेगेटिव चार्ज। ये कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो मतलब लोअर बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है, मैं से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मतलब क्या होगा, मेरा एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, ठीक है, वही होगा। लेस बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब लेस बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मतलब क्या, उसका बाइंडिंग पॉजिटिव चार्ज उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या होगा, हायर बाइंडिंग एनर्जी मतलब नेगेटिव चार्जेस आएंगे वहां पे। क्यों आएंगे, क्योंकि हायर बाइंडिंग एनर्जी रहेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेते जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेते जाएगा तो वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। इसके लिए क्या होगा कि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के का स्टेटमेंट लिखा, कि वहां पे जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, कि हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो लोअर वर्क फंक्शन के हायर वर्क फंक्शन की ओर जाएंगे। जो वर्क फंक्शन है उसको हमने बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट कर दिया। अभी मैं आपको वर्क फंक्शन एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो टॉपिक अभी आपके दिमाग में तो बैठेगा। अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है बाइंडिंग एनर्जी से। तो मतलब क्या है कि लोअर वर्क फंक्शन मींस लेस बाइंडिंग एनर्जी, हायर वर्क फंक्शन मींस हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो लेस बाइंडिंग एनर्जी टू हायर बाइंडिंग एनर्जी, हाई हाई बाइंडिंग एनर्जी ट्रांसफर होंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया, ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किताबों में उतना अच्छे से बताया नहीं है, सिर्फ इतना लिख दिया गया है, ये 2 लाइन। और हम भी बुक पढ़ रहे थे आज एनसीईआरटी की, और ऐसे दरोदा वगैरह हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमको कुछ अच्छा मिला नहीं। तो इस बार हम पढ़े तो हमको भी अच्छा लगा ये टॉपिक, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है ये। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए, ग्लास रॉड जो है उसमें क्या होंगे कि ग्लास रॉड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो हायर बाइंडिंग एनर्जी होगी। यहाँ पे लोअर बाइंडिंग एनर्जी होगी, हायर बाइंडिंग एनर्जी होगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, चार्जेस इधर से इधर फ्लो होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किस हिसाब से यहाँ पे डेवलप होंगे। अब मैंने ये एक्सप्लेन किया है ना, ये आपको काफी कंफ्यूजिंग लगा होगा, उसको आप लोग अपने से समझिएगा, पढ़िएगा और इस एग्जाम्पल से रिलेट करिएगा। समझ में नहीं आएगा कल फिर से पूछना मुझसे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी क्या किया हूँ, अभी छोड़ दिया हूँ ये एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मुझसे इसको समझो। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा कि इसमें होता क्या है, ठीक है। ठीक है, तो ये पार्ट मैं तो थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ मेहनत करें, ठीक है। एक तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं आप लोग, खाली 1-2 लोग इंटरेक्टिव है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम क्या किए, हमने तो ब्यौरा उठाया था क्या करने का, हमको
हमने ब्यौरा उठाया कि हम अगले 2 महीने तक सिर्फ एक ही फोर्स पढ़ने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमको सबसे पहले मिला चार्ज। चार्ज के बारे में हमको सब कुछ समझना पड़ेगा। चार्ज का कुछ हमने समझ लिया, शेयरिंग वगैरह कैसे होता है उसमें। तो हम थोड़ा देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ये क्या है, ये हम ठीक है। देखो इसमें 3 प्रॉपर्टी होता है। एक होता है एडिटिविटी, एक होता है क्वांटाइजेशन, एक होता है कंजर्वेशन। और आप लोग मुझे बताना कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है। हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कभी बोलते हैं, कभी मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं। भाई ये कंजर्वेशन होता क्या है, ये मुझे कल कोई बताना, ठीक है। मैं 1 बाय 1 तीनों प्रॉपर्टी को डिस्कस करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज है क्या। कलर चेंज कर देता हूँ। देखो एडिटिविटी की ओर हम लोग आते हैं। एडिटिविटी के लिए मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ, ठीक है। एडिटिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी मान लो स्पेस है, ऑब्जेक्ट है, उसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 बहुत सारे चार्ज है Q है। मतलब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का अगर टोटल चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज Q है ना, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस है n is equal to 1 to n लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना है। मतलब इसका ये मतलब है Q is equal to क्या होगा, Q1 plus Q2 plus Q3, कितने चार्जेस होंगे। अगर मैं बोल दूं आपको, कभी कुछ न्यूमेरिकल आपसे कराऊंगा फ्लक्स से रिलेटेड, और मैं आपको क्या दे दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि ये कोई सिस्टम है, इसमें चार्जेस हैं 1 कूलम, -1 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम, -5 कूलम, ठीक है। अब मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि मान लो ये जो 1 कूलम चार्ज है ना, वो ऐसे फ्लो हो रहा है, -1 कूलम चार्ज है वो कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, -5 जो है ऊपर जा रहा है, 2 जो है नीचे जा रहा है, कुछ भी बोल दूंगा। लेकिन हमको तो ये पता होना चाहिए ना कि जो चार्ज है वो है स्केलर प्रॉपर्टी है, तो हमको तो डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे जब मैं बोलूंगा ना आपको कि टोटल चार्ज आप कैलकुलेट करिए, तो आपको कुछ नहीं, बस इसको ऐड कर देना रहेगा सारे चार्जेस को, 2 कूलम -5 कूलम प्लस 3 कूलम, तो कितना आ जाएगा, ये तो आपको कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, उसमें कुछ चार्ज ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग, ये एडिटिविटी बहुत इजी सा टॉपिक था, ये हमने एडिटिविटी का हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वांटाइजेशन को समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, इसके लिए मैं ब्लू इंक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगले स्लाइड पर कंजर्वेशन करते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है ना कि एक इसमें तो सबसे पहले एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा रहता है, कुछ ऐसा रहता है किताबों में, एनी, जो कि मैं इस इक्वेशन को बॉक्स में पुट कर रहा हूँ, तो मतलब इससे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन में बॉक्स में पुट करूंगा ना, न्यूमेरिकल उसी से कराऊंगा। यहाँ पे 1 क्या n क्या होगा, 0 +-1 +-2 +-3। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मतलब क्या है। इसका मतलब ये है टोटल चार्ज, दे रहा हूँ समझाता हूँ, ऑफ बॉडी इज ऑलवेज an integral multiple of a basic quantum charge जहाँ पे E क्या है, का मतलब चार्ज ऑफ कुछ ऐसा होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है ना, क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो चीज ना फिक्स होती है, गुच्छों में आती है, ऐसे
पार्ट 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 पार्ट। क्वांटाइज का मतलब कि मान लो जैसे जो चैन होता है ना लोहे का, क्या होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ पे कुछ पार्ट, फिर ये कुछ पार्ट, फिर ये कुछ पार्ट, ऐसा होता है ना। मतलब क्या है कि चैन में जो एलिमेंट्स लगे होते हैं ना, यहाँ पे कुछ मैटर का जो भी लोहे लगे रहते हैं, वो एक क्वांटाइज्ड वे में कि वो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि वो चार्जेस जो होंगे ना, वो भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ही हमको हमेशा मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी चार्ज कभी भी मिल जाए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ क्वांटाइजेशन में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखो, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम नंबर चार्ज। मतलब क्या होगा कि कोई भी बॉडी है उसका जो चार्ज होगा ना, हमेशा ही ऐसा होगा, डी हो सकता है, -3 हो सकता है, बट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, याद रखना। 3/2 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। तो आपको बस ये जानना है कि जो चार्जेस होंगे ना, ऐसे ही आपको मिलेंगे, फ्रैक्शनल आपको कभी नहीं मिलेंगे। फ्रैक्शनल ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होता है, वो आपको कभी बताएंगे, ठीक है। आप बस इतना जानिए तो आपको चार्जेस कुछ इस तरीके से मिलते रहेंगे। इसमें कुछ यही है और कुछ नहीं है, इसका न्यूमेरिकल वगैरह है तो वो हम कराएंगे आप, ठीक है। इसका क्या है ना कि कुछ कारण है, ऐसा तो है नहीं कि ये इनके मन मतलब का मन किया कि हम ऐसे ही मिलेंगे। ये तो 3/2 1/2 भी हो सकते थे, तो ऐसे क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसका जो कॉज है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका कॉज क्या होगा कि क्या होता है कि हमने क्या आपको एग्जांपल दिया कि आप ग्लास रॉड ले लीजिए, यहाँ पे उसको रब कर दीजिए किसी सिल्क वगैरह के साथ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, हम आपको बताया थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। पहले तो ये आपको पता होता है कि चार्ज यहाँ पे शेयर होता है। चार्ज जो है वही है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो यहाँ पे शेयर होता है ना, वो इसी फॉर्म में शेयर होता है, या तो 1e शेयर हो गया, 2e शेयर हो गया, 3e शेयर हो गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 3/2 ये ले लिया, ऊपर ऊपर इस हिस्से में शेयर हो गया, 1/2 इस हिस्से में शेयर हो गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। हमेशा ऐसे ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। इसका जो कॉज है ना, वो यही है। उस कॉज को मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक से ना न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कॉज को लिख दे रहा हूँ और आपको फिर आगे बताता हूँ। कॉज क्या है कि ड्यूरिंग रबिंग तो हम चीजें बोल रहे हैं ना कि +3 होगा, -3, इसका मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ड्यूरिंग रबिंग, only the integral multiple of electrons can be transferred from one object to another object, ठीक है। तो किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, वो मैं भी अभी आपको बताया था, ठीक है। आपको पता होगा कि वो बाइंडिंग एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो आपसे कभी कोई डेफिनेशन पूछता है कहीं, आप ये भी बताएंगे, ठीक है। तो इसका कॉस्ट मैंने बता दिया। अब एक प्रॉपर्टी आपकी बच गई है, जो कि है क्या है, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। कंजर्वेशन, तो अब क्या होता है कि कंजर्वेशन का मतलब ये है कि मैंने आपको बोला ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चार्ज, ये सब कुछ होता है। कंजर्वेशन का मतलब है कोई भी बॉडी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम पर्टिकुलरली बात करें, इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे Q and I। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा ना,
कंजर्व, ये मीनिंग ये है इसका कि ये फिक्स होगा। आप सिस्टम में कोई भी चेंजेस करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस, चार्जेस के अलावा कोई और आप चेंज कर रहे हैं ना उसमें, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, वही वही चीज बार बार रिपीट होती जा रही है। इसका पहला स्टेटमेंट है द टोटल, जब तक मैं लिख रहा हूँ ये दोनों, तब तक आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, उसका आंसर पहले मुझे बताइए, इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन ये है, डज द मास ऑफ द बॉडी gets affected on charging? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ। तब तक मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, तब तक मैं यहाँ लिखता हूँ। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? जब हम लोग चार्ज एक्सचेंज करते हैं ना, वहाँ पे मेटल रॉड और रब के बीच में हुआ, तो क्या उनका मास चेंज हुआ होगा कुछ, सिर्फ चार्ज चेंज होता है? ये बस मुझे बताओ, तब तक इसको लिख रहा हूँ। सोचो आप लोग, क्योंकि पीपीटी तो बाद में मिल जाएगा, तो आप लोग लिख लेना है 2 पॉइंट। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant. तो दूसरा है, the electric charge can neither be created nor destroyed they can only be transferred from one body to another body। ये 2 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले तो मेरे को इसका उत्तर बताइए जो मैंने यहाँ पे लिखा था। यस सर, थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्यों होता है, अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए मुझे कैसे मास भी चेंज होता है चार्ज एक्सचेंज होने पे। नेगेटिव चार्ज के केस में मास इंक्रीज और पॉजिटिव चार्ज के केस में डिक्रीज। अच्छा, एग्जांपल बताइए कुछ, कोई एक एग्जांपल दीजिए मुझे, कोई कैसे हो रहा है, या वही जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो 2 एग्जांपल कराए थे ना, उसी में से बताइए कि उसमें कैसे हो रहा है। मुझे तो समझ में आएगा ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताइए। ठीक है, सोचना अभी, कल इसको मैं डिस्कस करूंगा। मैं जो दो पॉइंट लिखा हूँ ना, उसको आपको समझाता हूँ, कि अगले स्लाइड में चलता हूँ, वो काफी डिटेल हो रहे हैं, काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, या आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो मान लो 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए और बी, इसका चार्ज है +2 कूलम, इसकी चार्ज है -3 कूलम, सपोज फॉर एग्जांपल। तो ऐसा कोई मेथड नहीं होता है कि हम इसके चार्ज को ना पूरा खत्म कर दें। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हम मतलब बिना वर्क किए यहाँ पे +3 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा नहीं ला सकते, हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को चार्ज जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है यहाँ पे कि अगर इसमें +2 कूलम चार्ज है और हम चाह रहे हैं कि +3 कूलम और ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो तभी होगा जब हम कुछ वर्क परफॉर्म करेंगे सिस्टम में, या सिस्टम ही वर्क करेगा अपने आप। ये खुद से मतलब इंटरनली इनहेरेंट प्रॉपर्टी के थ्रू ये जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, ये तभी हो सकता है, हम चाह रहे हैं कि कोई वर्क हम कोई वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि चार्ज है वो चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये सिस्टम को जब कनेक्ट करेंगे ना, जैसे हम रब कर रहे थे, रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफर होगा,
तो वही मतलब है कि जो चार्जेस है वही ट्रांसफर हो जाए। इसका मतलब यही है। ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग करते हैं। और जो चार्ज होता है ना, किसी भी रिएक्शन, कोई भी आप न्यूक्लियर रिएक्शन आप पढ़ते हैं, सभी में जो चार्ज है ना आपका जो होता है कंजर्व होता है। इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे बीटा डीके एक रिएक्शन होता है, आप समझ जाएंगे कि बीटा डीके क्या है, वो सब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा। इसका रिएक्शन होता है कि कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। देखिए इसके दोनों साइड चार्ज अगर हम देखें तो चार्ज कैसे प्रोटॉन नंबर से काउंट होगा ना। प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नंबर के बराबर होते हैं अनन्यूट्रलाइज एटम के। फिर ये एटम न्यूट्रलाइज नहीं है ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस या माइनस लिख दूँ तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बताऊंगा मैं। तो अनन्यूट्रलाइज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 है, मतलब इधर लेफ्ट साइड का जो चार्ज हो गया तो 3e है। राइट साइड पे कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, मतलब जो चार्ज है वो कंजर्व। कोई भी रिएक्शन होता है ना वो तभी पॉसिबल होता है जब उसमें चार्ज क्या है? कंजर्व। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसपे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फील्ड लाइंस बताऊंगा। उसके बाद ही ये क्लास खत्म होगा, क्योंकि देखो ये क्लास जैसे ही ओवर होगा मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड न्यूमेरिकल फील्ड, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसका न्यूमेरिकल हम करेंगे, और जो कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ रखा है उसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस जैसे मैं अभी लाइव क्लासेस में ना ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, और आप लोग अगर इंटरेक्टिव हो जाएंगे तो और डिस्कशन बढ़ते जाएगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं इस स्लाइड में। मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने टाइप करके रखा था, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा स्लाइड कॉपी करनी। ये न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी की किताब से ही उठाया है। तो थ्योरी में से क्वेश्चन पूछेंगे सीयूटी वाले? हाँ भाई बिल्कुल पूछेंगे। देखो थ्योरी से कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको भी थोड़ा सा एक वो बता देता हूँ। देखो जैसे ये जो था ये हमने किया, ये आपको एग्जांपल मैंने इतना टाइम लगा के क्यों एक्सप्लेन किया, ये जो था, ठीक है, आपको एग्जांपल पूछ लिया जाएगा कि व्हेन glass rod is developed with silk, then the charge developed on glass rod will be negative charge, positive charge, no charge will be developed, none of these, ऐसे ऑप्शन क्रिएट करके पूछ लिए जाएंगे। तो ये थ्योरी जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताया ना बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट करके, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का आप यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जरूरी तो है नहीं कि मैंने जो आपको एग्जांपल बताया ग्लास रॉड या सिल्क वही आपके एग्जाम में आ जाए, या ये 2 एग्जांपल जो बताए वो ही आ जाए। एग्जांपल तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने एग्जांपल को इससे रिलेट, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में ना, तो इस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपको आएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन में से करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा। तो हार्डली एक क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन पर मिनट आपको मिलने वाला है, आप मान के चलिए। 1 क्वेश्चन पर मिनट का मतलब क्या है ना कि क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, क्वेश्चन आसान आएंगे, इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल अगर आ रहा है ना तो कुछ इसी टाइप का आएगा जिसमें आपका ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखो उस लेवल पे पहुंचने के लिए, लो लेवल जिसमें कम कैलकुलेशन हो, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप तब कुछ करेंगे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, ये स्क्वायर शेप में चार्जेस वाला, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन क्या है ना कि आपको ना इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी बहुत ज्यादा और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा।
क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे कि आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, इस चीज को आप समझिए। तो उस लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे, तो जब पहुंचेंगे ना तो वो चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से ना यार ये टॉपिक को मैं करता हूँ, क्योंकि ना टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और मुझे जितना आज पढ़ाना है उतना मैं पहुंच जाऊँ तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखो इसमें क्या बोल रहा है, पॉलीथीन प्लीज रब विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। पॉलीथीन को आप वूल के साथ में रब कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इतना चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला तो ये है कि आपको एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, ये बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, n, ठीक है। और आपको ये भी बताना है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं 1 बाय 1 आता हूँ। पहले ए में देखिए, आपको देखो अब यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो पहले आप देखिए Q, Q आपको चार्ज दिया हुआ है, दैट इज 3.2 × 10⁻⁷ कूलम दिया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, n कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q = Ne। आपको n कैलकुलेट करना है तो आप Q by E कर दीजिए। Q की वैल्यू क्या है, 3.2 × 10⁻⁷ है। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू क्या होती है, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। ये भी कूलम है, ये भी कूलम, कूलम कूलम कैंसिल हो गया। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ + 19 ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे बायो के लिए। 2 × 10⁻⁻ क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये हो गया, वो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। बी पार्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें ये भी बताना था हमको फर्स्ट पार्ट में कि हमको ये बताना है ना कि वूल से पॉलीथीन में जैसे जा रहा है तो हमको ये बताना है कि किसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। नहीं, इसमें ये बताना है कि फ्रॉम विच टू विच ट्रांसफर हो रहा है वूल और पॉलीथीन में। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो टॉपिक मैंने बताया, देखो अभी न्यूमेरिकल में आ गया ना वो थ्योरी, जो अभी आप बोल रहे थे कि थ्योरी आएगा कि नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल में ही पूछ लिया गया है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा आपका चार्ज। वो बताने के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो आपका जो आपको क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन, पॉलीथीन प्लीज रब विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है, आपके पास पॉलीथीन में आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब क्या है, वूल के साथ में आप इसको क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हो, तो वूल में क्या होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हायर बाइंडिंग एनर्जी। मैंने लिखा है, पर दिखा देता हूँ। नेगेटिव चार्ज, तो देखिए नेगेटिव चार्ज हायर बाइंडिंग एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज लोअर बाइंडिंग एनर्जी, और जो ट्रांसफर होगा वो लोअर से हायर की होगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब हायर बाइंडिंग एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज मतलब लोअर बाइंडिंग एनर्जी। वो जो ट्रांसफर होता है ना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे, वो क्या होता है, लोअर टू हायर होता है, लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू हायर बाइंडिंग एनर्जी, ये ट्रांसफर होता है। तो मतलब हमारा क्या होगा कि जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, फ्रॉम विच टू विच, ये कहाँ से कहाँ हमारा ट्रांसफर होगा, वूल टू पॉलीथीन। लेकिन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब देखो अभी आप बोले ना थ्योरी, न्यूमेरिकल में भी अरेंज ऐड कर दिया आपका जो थ्योरी था उसमें। तो ये हमारा ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बी पार्ट पे आते हैं। देखो बी में आपसे क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में आपसे पूछा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो मास ट्रांसफर तो होता है, ठीक है। ये अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि मास ट्रांसफर होता है नहीं, तो उसका आंसर था यस। वो कैसे होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आप बस इतना जान लीजिए कि मास ट्रांसफर होता है। मास कितना ट्रांसफर हुआ है वो आपको पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे। देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। हमको ये बताया गया इसमें जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो दिया था। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम कैलकुलेट किए 2 × 10⁻12। तो जो मास जो ट्रांसफर होगा वो भी क्या होगा, इस देखो चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा था वो नंबर ऑफ चार्जेस इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो रहा था। तो जो मास ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ चार्जेस इनटू इलेक्ट्रॉन मास, ये होगा। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मास ट्रांसफर जो हो जाएगा ना, मास ट्रांसफर, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का ही आपके एग्जाम में आएगा। तो क्या हो जाएगा 9.1 इलेक्ट्रॉनिक मास 9.1 इंटू -10⁻31 kg इंटू एन की वैल्यू की क्या थी 10⁻12, तो आप इस मल्टीप्लाई करिए तो 9.1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18.2, और ये क्या हो जाएगा 10⁻31 प्लस 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 18.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−19 kg, इतना मास ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल यहाँ पे ओवर होता है, तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखो कंडक्टर और इंसुलेटर जो है ना वो आपको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। चलिए अभी ये कर लेते हैं इसको, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं और फील्ड लाइन्स। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर जो है ना, आप लोग भी बताइए, क्लासेस जो है वो थोड़ा सा और मैं ले सकता हूँ कि बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है? चैट पे तुरंत बताइए, आप लोग थोड़ा फास्ट बताइए। 4 लोग हैं आप लोग, क्लासेस में 10-15 मिनट और ले सकता हूँ कि ओवर करूँ? तुरंत बताइए, कर ले लूँ। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? वैष्णवी बताइए, आप ट्राई करिए, अभी समझ में तो आ रहा है ना? ले लीजिए सर, रोशनी टू एवरीवन। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। तो मैं कंडक्टर और इंसुलेटर भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एकदम प्लान किया है ना आज पढ़ाने के लिए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर रात में ना कुछ लेक्चर के रिकॉर्ड करने हो नहीं पाएगा, तो उसमें रिकॉर्ड कैसे करूँगा? ठीक है, देखो अब हम पढ़ रहे हैं कि हमको अभी कितना इन्फॉर्मेशन पता चल गया। इन्फॉर्मेशन ये पता चला कि हमारा जो सारा का सारा खेल है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस्ड है, मतलब किसी भी मटेरियल में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो न्यूक्लियस के साथ, मतलब एटम के साथ में बाउंड ना हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसके बेसिस पे ना हम 2 टाइप का मटेरियल हम लोग बता सकते हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। देखो जो कंडक्टर और इंसुलेटर जो होता है ना, वो इन जनरल क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि कंडक्टर ऑफ कंडक्टर, which of the following material is good conductor of heat, which of the following material is good conductor of electricity, इस टाइप का हम लोग बात करते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी जो हमको उसमें कंडक्ट कराना है, फ्लो करवाना है, वो उससे निकल जाए। अब जब हीट की बात करते हैं तो मतलब ये है कि हीट का गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि हीट उसमें से फ्लो हो जा रहा है बहुत ईजिली। तो इंसुलेटर का मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी उसमें से फ्लो ही ना हो। अब जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी इज अ पुअर कंडक्टर है ना, उसमें से हीट जैसे फ्लो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पर्सपेक्टिव में कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे। हमारा यहाँ पे सारा का सारा खेल क्या है, चार्ज क्या है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो गया बहुत आसानी से तो वो कंडक्टर हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा इंसुलेटर। तो हम इसका जल्दी से डेफिनेशन लिख देते हैं। तो कंडक्टर का मतलब ये है कि सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इंसुलेटर में क्या हो जाएगा कि सब्सटेंस which electric charges can't flow easily। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं। इजिली फ्लो हो रहे हैं मतलब कि क्या होगा कि कंटेन्स large number of electrons। ठीक है, large number of free electrons। क्या होगा, contains very few electrons। इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे तो फ्लो कैसे होंगे? ठीक है,
तो इसमें जो एग्जांपल होता है ना, फॉर एग्जांपल एक होता है मेटल्स, ह्यूमन बॉडीज, ग्रेफाइट, एसिड्स एक्सेट्रा। इसमें जो एग्जांपल होता है थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं लिख रहा हूँ अभी थोड़ा सा। होता है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या क्या आ जाता है, ग्लास, डायमंड, प्लास्टिक, इस टाइप से आपको प्योर वाटर। हाँ प्योर वाटर, हाँ वो भी होता है। बहुत सारे एग्जांपल होता है, मैंने सिंपल लिख दिया, मतलब कि कुछ भी आ सकता है। तो देखो देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो जा रहे हैं इजीली। ये चीज भी डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो हो रहे हैं, मतलब कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करा देगा। अब ये यहाँ से इजीली फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये चीज मैं बता दूं कि इसमें जो आपको याद रखना है ना, आपको ये पता होना चाहिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको आपके कंडक्टर्स में, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा जाता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल जो होता है मेटल्स होता है, ठीक है। इंसुलेटर में जब हम आएंगे तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना इजीली फ्लो नहीं होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता, और इसका एग्जांपल होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है। अब इसको देखो एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसा थ्योरी है कि इससे ज्यादा ऐसा कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्टीशन करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, देखो अभी तक हमने सब कुछ कर लिया, अब हम थोड़ा सा पिछले क्लास से रिलेट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे हम कहीं पे भी, जैसे हम यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 3 चार्जेस ले लिए थे, हम क्या बोल रहे थे कि इस कॉर्नर पे हमको नेट फोर्स पता करना था, ये एग्जांपल हमने किया था। अब अगर हम बोलें कि यहाँ पे जो चार्जेस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, तो हम एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज कंसीडर करें, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज कंसीडर करें, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, और हम देखेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पे जो लगेगा, वही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो आपको ये भी बताया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहाँ तक कोई भी चार्ज है उसका इन्फ्लुएंस होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ पे ये है, आप जैसे 3 कॉर्नर पे आपको चार्ज दे दिया, चौथे पे नहीं दिया था, तो आप क्या करेंगे, चौथे पे आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि वहाँ पे फील्ड वगैरह कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब आप इस फोर्स का, आप लोग जब फोर्स में इंट्रैक्शन की बात करेंगे, तो आपके पास 2 चार्जेस होने चाहिए। यहाँ पे एक चार्ज दे दिए, यहाँ पे एक चार्ज हमको कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और हम लोग देखेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पे पर यूनिट, उस टेस्ट चार्ज पे पर यूनिट कितना फोर्स लग रहा है, वही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसका डेफिनेशन मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। आपको न्यूमेरिकल की क्लासेस ना हो सके तो आज मैं रात में, क्योंकि आज सैटरडे है, मैं फ्री रहता हूँ, तो मैं
ट्राई करूंगा कि आज मैं रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रेंज ऑफ चार्ज कैसे, हाँ वही है, वही हम कह रहे हैं कि वही है, लेकिन वो फिजिक्स के हिसाब से मतलब नहीं है ना, फिजिक्स के टर्म में जो मैं आपको बता रहा था वो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज acting on a vanishingly इसको फिर से लिखता है acting on a vanishingly small positive discharge based at that given form। तो वही मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था ना आपको स्क्वायर के एग्जांपल्स, वही है उसका डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या हो सकता है, इज इक्वल टू एफ अपॉन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमने बोला ना, बट जो टेस्ट चार्ज है वो क्या होना चाहिए कि वेनिशिंगली स्मॉल, उसके लिए हम लिमिट क्यू डू नॉट टेल्स टू जीरो कर लिए, इसका मतलब ये कि स्मॉल चार्ज है, स्मॉल टेस्ट चार्ज है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बट हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे इन जनरल जो होगा E इज इक्वल टू एफ अपॉन, बस इतना ही आप जानिए, इसके अलावा कुछ मत जानिए। ऊपर जो मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि स्पेस अराउंड द चार्ज सॉरी फोर्स इज एक्सटर्नल ऑन द अदर एटम्स। हाँ सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो आप बस इतना जान लीजिए, ये मैंने बॉक्स में बुक कर दिया, मतलब कि इससे नहीं मैं कराऊंगा। ये जो चीजें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने एफ का फॉर्मूला ये लिखा है, अब इसमें ई का फॉर्मूला अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/4π Q से डिवाइड कर दो, एक Q से यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, ये वेक्टर है, आगे क्या आ जाएगा, तो ये मैंने वेक्टर लिखा, अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 1/4π Q अपॉन R स्क्वायर। देखो मैं एक हैट हटा रहा हूँ ना, एक एरो हटा रहा हूँ, इतना चेंज हो रहा है, ये इस चीज को ना समझिए, मैं पहले लेक्चर पे डिस्कस किया। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कल, ये जो बार बार हम यूज कर रहे हैं ना एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन और यूनिट, आप लोग निकाल के लाइएगा। एप्सिलॉन नॉट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं बताऊंगा भी, नहीं भी बनेगा तब कैसे होता है, जो मुझे आंसर बताएगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो कैसे होगा। आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपका जो भी होमवर्क का जो आंसर है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 799496082, आप उसको कभी भी मैसेज कर सकते हैं और आप अपने आंसर किसी भी सेव कर सकते हैं। नंबर अभी भी फिलहाल बता दे रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में भी आपको नंबर मिल जाएगा, मैंने टाइमिंग वगैरह भी मैसेज किया था क्लास में, तो वही नंबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डिस्कशन हुआ। अब देखो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना वो ये यूज करेंगे, ठीक है। वेक्टर है ये लिखते हैं, क्योंकि हमको ना 1/4πε0 नहीं लिखना है, तो टाइम अपना बचाना है। हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको तो सिर्फ इतना पता है, ये इतना होता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, ठीक है। हमको ज्यादा कुछ मतलब नहीं, ठीक है। एक ये हो गया, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो ये आप स्टार हमने लगा दिया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या
और सब बेसिक डिस्कशन जो है वो खत्म होता है। अब मैंने आपको होमवर्क तो दिया है एप्सिलॉन नॉट का, तो मेरा फर्ज बनता है कि एक मैं एग्जांपल आपको मैं बताऊं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन और ये जो यूनिट है ना ये कैसे निकाला जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नया स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गई, फिर से ऊपर। ठीक है, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ लास्ट में, अभी थोड़ा क्लास हो जाए। स्लाइड आई थिंक ठीक है। तो अब मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट का तो होमवर्क दे रखा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि डायमेंशन वगैरह आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास इसका डेफिनेशन हुआ, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू हमने बोल दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि डायमेंशन और यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि करना कैसे है, तभी ना आप करके जाएंगे। तो देखो, हमको करना क्या है कि कभी भी डायमेंशन वगैरह जब निकालना रहता है तो हम उसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखते हैं। देखो, मैं इसमें अगर निकालने जाऊंगा ना डायमेंशन, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले एप्सिलॉन नॉट का पता होना चाहिए, क्यू का पता होना चाहिए, आर का तो मीटर आप बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत आसान है, आसान ऐसा है कि हमको फोर्स का पता होना चाहिए कि न्यूटन होता है, क्यू का क्या होता है कूलॉम, यूनिट ऑफ फील्ड जो हो गया ना वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। सही हो गया ये, ठीक है, खत्म हो गया यही पे डिस्कशन। अब हम आते हैं उसके डायमेंशन। डायमेंशन में हमको क्या यूज करना रहता है, MLT यूज करना है, और इसको बड़े ब्रैकेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। MLT यूज करते हैं और बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू एफ बाई क्यू। डायमेंशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ ऑन डायमेंशन ऑफ। अब हमको डायमेंशन ऑफ एफ निकालना है, तो हम एफ का कोई फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये क्या होता है, एम होता है। इनका जो डायमेंशन होगा उसका क्या होगा, एम होगा। ए का क्या होगा, डी बाई टी होता है। ये क्या होता है, ए एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, वेरी गुड, सही आएगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, एम। डी का क्या होता है, LT माइनस ये ओवरऑल ये आएगा, ठीक है, एम एल टी माइनस टू। आप यहाँ पे रख दीजिए इसको। डी का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। क्यू का आपके पास हो जाएगा, क्यू का, अब देखो क्यू का हमको नहीं पता है तो हम क्यू का बताते हैं आपको कैसा होता है। तो जो करंट होता है ना वो होता है क्यू अपॉन टी होता है। ये फॉर्मूला नहीं जान रहे होंगे तो आगे हम बताएंगे। करंट का यूनिट, करंट के लिए डायमेंशन होता है आई। क्यू, क्यू का हमको पता करना है और इसका होता है टाइम। तो डायमेंशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा ना डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आ जाएगा एम एल माइनस थ्री ए माइनस वन। ये ऊपर चले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो जो मेथड होता है ना वो यही होता है। अब मैं आपको डायमेंशन वगैरह तो नहीं पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ थ्रू आउट द कोर्स, उसमें मैं कोशिश करूंगी कि सबके डायमेंशन और यूनिट आपको निकालने ला के दिखाऊं। वो आपका यही इसमें आएगा, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज मैं और बता दूं कि मैंने आपको टेस्ट चार्ज तो बता दिया, अब कुछ और पॉइंट्स होते हैं इस स्लाइड में। तो जैसे हमने बोला इज इक्वल टू is equal to AQ अपॉन R स्क्वायर। तो हमको क्या होगा कि कभी एक पॉइंट दिया रहेगा और इस पॉइंट पे हमको फील्ड कैलकुलेट करना रहेगा, ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा। तो जो ओरिजिन रहेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज होगा, यहाँ पे जो रखा होगा ना चार्ज इनफाइनाइटेशनली स्मॉल चार्ज, ये होगा हमारा टेस्ट चार्ज। याद करिए मैंने जो उसका एग्जांपल दिया था ना फोर स्क्वायर वाला, जहाँ पे हमको फील्ड कैलकुलेट करना था वहीं पे हमने इनफाइनाइटेशनल स्मॉल चार्ज कंसीडर कर रहा था, क्योंकि उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर होगा, इनका यूनिट डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब मैं आता हूँ फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस, और वो लास्ट टॉपिक होगा, 5 मिनट और लगेगा, उसके बाद आज की क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। फील्ड लाइन, तो पहले फील्ड लाइंस स्पेसिफिकली क्या होता है ये आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये मैं आपको, तो देखो फील्ड लाइन जो है ना, तो फील्ड तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही फील्ड होता है यूनिवर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बस वही, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिए और हमारे काम यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। हमको आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना है, तो हमको क्या है ना, पहले फील्ड लाइंस क्या होता है ये पता होता है। तो फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी में यहाँ पे रख दिया, जैसे चार्ज रख दिया, उसका इफेक्ट जहां तक रहेगा, जैसे अभी किसी ने मैसेज किया था ना चैट बॉक्स पे कि उसका इफेक्ट जहां तक रहेगा वो उसका फील्ड कहलाएगा। मान लो उसका जो फील्ड है वो ऐसा है, तो अब मेरे को बताने की वो इफेक्ट कैसा जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। हमको तो वो दिखता नहीं है ना, वो तो इमेजिनरी होता है, मैं किसी रूम पे चार्ज रख दूंगा, उसका फील्ड कैसे मूव कर रहा है वो तो मुझे नेक्ड आई से कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कुछ इमेजिनरी लाइंस बना दूंगा, उन पर एरो लगा दूंगा, एरो लगा दिया मतलब कि वो फील्ड लाइन बाहर जा रही है, अगर ऐसे एरो लगा दिए तो फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, तो फील्ड लाइंस का नीड वही है। तो जो फील्ड लाइंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी फील्ड लाइंस जो होते हैं कि एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो एक ऐसे कर्व होते हैं जो पार्टिकल के मूवमेंट को शो करते हैं। यहाँ पे जो चार्ज ही ना मूव हो रहा है फील्ड लाइन, तो ऐसे चार्ज मूव हो रहा है, और फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ले लेंगे ना, उस लाइन के अराउंड आप टेंजेंट ले लेंगे, तो वहाँ पे उस फील्ड का मैग्नीट्यूड दिखता है। तो मतलब और ब्रीफ में आपको लिख दूँ ये पहले डेफिनेशन को, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब। फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट आप लोग रुकेंगे, लास्ट में मैं आप लोगों से ना थोड़ा बात भी करूंगा, कौन स्टूडेंट कहाँ से एटलीस्ट पता रहना चाहिए, ठीक है। Field lines represent the curve along which particle with tangent that line represent value of magnitude represent करेगा that। जैसे अगर कोई चार्ज है यहाँ पे, इसका फील्ड लाइंस ऐसे कर्व कंटिन्यूअस कर्व होगी, ऐसे ये इंटरेक्ट होगी, रुको मैं गलत बना दूं, फील्ड लाइन से मान लो ऐसे ऐसे निकल रही है, तो ये क्या होगा कि मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द कर्व अलोंग विद द पार्टिकल विल टेंड टू मूव, मतलब ये जो पार्टिकल एक्सचेंज जो हो रहे हैं ना, यहाँ पे चार्जेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस कर्व के अलोंग मूव करेंगे, कैसे मूव कर रहे हैं उसको शो करने के लिए एक कर्व जो हम बनाएंगे वही उसका फील्ड लाइंस है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट में ले लिया, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ले लूँ ना, ये टेंजेंट हो गया, तो जो टेंजेंट जो होगा ना वो उस पॉइंट के अलोंग जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट की जो वैल्यू होगी, इक्वेशन होगा, वो उस फील्ड का वैल्यू यहाँ पे बताएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर मैं टेंजेंट ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर मैं टेंजेंट ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता देगा। तो मैं आपको पहले ना, इसीलिए मैं आपको फील्ड लाइन समझाने लगा था। फील्ड लाइंस क्या होता है पहले तो आप ये जान लो। अब मैं आप फील्ड लाइन से पहले पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक लिखूँ ना, ये सब पूरा जो डेफिनेशन है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है। यहाँ पे भी वही लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस along with the particle will tend to move and target to the and tangent to that line represent the value of electric field and electric field at that point। ऐसा हो जाएगा। यही डेफिनेशन हम कॉपी करेंगे जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पढ़ेंगे।
देखो इसका ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसा होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से लिखा दूँ। देखो क्या होता है, काफी लंबा क्लास हो गया आज का, खैर ऐसे ही रहेंगी क्लासेस तो हमारी यार। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा ना वो रेडियली आउटवर्ड होगा। एरो से आप पता करेंगे, एरो अगर बाहर है तो मतलब वो रेडियली आउटवर्ड है, ऐसा होगा। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है फील्ड लाइंस ऐसे होगा, सॉरी ऐसे होगा। इनको वर्डिंग में बोला जाता है अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। वेक्टर नोटेशन में बात करेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज क्या होता है, ऐसे डायरेक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर कैप। ये क्या होता है, पॉजिटिव आर कैप टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव आर कैप। ठीक है, जैसा होगा सर, हम ये कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही वही चीज। देखो मैं आपको क्या बोला, फील्ड लाइंस क्या करेंगे, कर्व अलोंग विच द पार्टिकल विल मूव। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट कब होगा, जब आप क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन में क्या एक्सचेंज होगा, आपका चार्ज एक्सचेंज होगा। चार्ज एक्सचेंज होगा तो चार्ज एक्सचेंज का जो डायरेक्शन होगा ना वो क्या करेगा, फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। आप जो कह रहे हैं ना वो वही चीज है, बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गया। अब इसका ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, और ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा, मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट स्लाइड होगा। इसके बाद में आपको थोड़ा सा बात करूंगा दूसरा। तो इलेक्ट्रिक lines of force have the following properties। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बाद। अच्छा, एक फिगर ना आपके बहुत सारे बुक में ऐसा बना रहता है, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया जाता है, ये ऐसे बना रहता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, इधर ऐसे आएगा। ये जो है ना फिगर, मैं आपको जब डायपोल पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप बुक पढ़ेंगे यदि आपको दिखे तो उसको आप अभी स्किप कर दीजिए, तो मैं डायपोल बताऊंगा तो डायपोल में इसका डिस्कशन करेंगे, अभी हम नहीं। पहली प्रॉपर्टी है, ये जो होता है ना इमेजनरी एंड स्मूथ, ठीक है, रियल नहीं होता है, हम इसको इमेजनरी मानते हैं। ठीक है, स्मूथ का मतलब है कि कंटिन्यूअस रहेगा, कहीं पर ब्रेक नहीं होता। दूसरा ये होता है कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले फिर मैं कैन नेवर और क्लोज्ड, ठीक है, ये हो गया एक। पूरे लिख दे रहा हूँ बाद में। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया। मैंने इसका एक तो पीडीएफ आपको फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी का, क्योंकि अभी लिखने में ना बहुत टाइम जाएगा, उससे अच्छा मैंने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैं इसका पीडीएफ जो है इसी स्लाइड पे ऐड करके आपको मैं आपको सेंड करूँगा। अभी जो लेक्चर का मैं पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ तो मैं उसको सेंड करूँगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना है अभी, तो आप देख के भी देख सकते हैं किसी भी। देखो ये एक इमेजनरी स्मूथ कर्व होता है, ये मुझे बताएं जो ये इंपॉर्टेंट है कि ये नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, मान लो मैं एक फील्ड लाइन बनाया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है,
अब मान लो ऐसे बना दिया, एक ऐसा बना दिया, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है जैसे। तो अब मैं मान लो कि जो डेफिनेशन मैंने बताया था कि आपको जहाँ पे फील्ड निकालना है वहां पर उस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालिए, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालेंगे तो आपको दो टेंजेंट मिल रहे हैं ना। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पे आपको दो फील्ड की वैल्यू मिल जाए, एक फील्ड इधर एक फील्ड अलग इधर? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ना जो फील्ड लाइन्स है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है। और इसके जो प्रॉपर्टीज मैं आपको सेंड करूंगा ना, उसको आप लोग ना लाइन टू लाइन याद भी रखिएगा, ये ना एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आपको ऐड करके भेजूंगा। अब ये जो है कैन नेवर फॉर्म द क्लोज, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कभी, ये ऐसा गया और ये पूरा आगे ऐसा होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा, ये आगे जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे ना उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको, और ये जो स्लाइड है ना मैं इसमें ऐड करके पीडीएफ जो है आपको सेंड करूंगा अभी 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आज के साथ आज का क्लास ना हम यही कर रहे हैं, काफी लंबा हो गया क्लास, और सभी लोग अनम्यूट हो जाएं। और मुझसे बात कर सकते हैं, आपको जो भी पूछना है, जो भी डाउट है। थैंक्स क्या इसमें, क्या थैंक्स। चलो ठीक है, आप लोग अनम्यूट करें, आप लोग करिए अपने आप को, और मैं कैमरा ऑन करता हूं। अनम्यूट करिए, बताइए आप लोग कौन है, कहाँ से हैं, थोड़ा सा बात कर लीजिए ना, पहली क्लास है, लेक्चर। थैंक यू। चलिए बताइए, आप लोग इंटरेक्शन नहीं करते ना, आप लोग क्या बात करेंगे ना तो थोड़ा सा और मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप लोग डाउट भी नहीं पूछते। मुझे खुद ही इतना सारा डाउट है कल के लेक्चर में, बताओ आप लोग को डाउट नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो बताओ कौन कौन कहाँ से, मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, नाम देख रहा हूँ। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? रोशनी और वैष्णवी दो लोग हैं। तो रोशनी आप बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं और कहाँ से हैं, और वैष्णवी फिर आप भी बताइए। आप कैमरा वगैरह कोई ऑन मत करिए, आप सिर्फ अनम्यूट करिए और बताइए मुझे। रोशनी फ्रॉम बिहार, नहीं आप अनम्यूट करिए ना, आज टू अनम्यूट, अनम्यूट करिए अपने आप को, उसके बाद डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। हाँ बोलिए रोशनी। अच्छा आप बिहार से, और अभी आपका 12th हो चुका है? स्ट्रीम बताइए, आप लोग बताइए ना, तब ना मुझे पता रहे कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके साथ। यार आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। चलो ठीक है सर, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस आएगा मुझे कोई नहीं है, अभी बात कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, मैसेज ही कर दीजिएगा, वैष्णवी अगर नो अवेलेबल तो आप भी रिप्लाई कर दीजिए। आपका 12th हो चुका है ना, रोशनी जो है आपका? ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास आज का हम एंड करते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली हम कल क्लास लेंगे शाम में, और फिर उसके बाद हम मैनेज करेंगे जैसा भी होगा। और आज रात में ना हम रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करवाएंगे, और वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना वो न्यूमेरिकल रहेगा, तो आप उसको ना अगले 1-2 दिन में कभी भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप उसको नहीं देख रहे हैं तो आगे समझ में नहीं आएगा। हम लाइव क्लासेस का जो थ्योरी वाला जो पर्सपेक्टिव है ना वो अलग हमारा चलता रहेगा, और न्यूमेरिकल का अलग चलता रहेगा। तो हम क्लास को एंड कर रहे हैं, जो भी डाउट रहेगा हमने नंबर बताया आपको, आप वहीं पे हमको मैसेज कर सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं। और मैं आपको पीडीएफ जो है 10 मिनट के अंदर शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।